Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about point number 10 rejection. जी हाँ दोस्तों, आज हम पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप पोलैंड के लिए कोई भी फाइल अप्लाई करते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट VFS में सबमिट करते हैं तो उसके 14 डेज़ बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में कभी कभी ऐसा मेंशन होता है कि पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन भी आ जाता है। पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका एम्बेसी है, पोलैंड की एम्बेसी है, उनको ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आप वहाँ काम करने जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर्ली 1 ईयर के लिए काम करेंगे, 2 ईयर के लिए, जो जितना भी आपके वर्क परमिट का टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप इलीगली इमिग्रेट कर लेंगे कोई और कंट्री में, या आप जैसे अगर एक बार आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता तो आप अपने इंडिया वापस नहीं आएंगे जो आपकी होम कंट्री है। आप वहाँ से कहीं और रिलोकेट कर लेंगे या वहीं पर को परमानेंट वहाँ पर को PR वगैरह ले लेंगे, वहीं इमिग्रेट हो लेंगे। इसलिए वो लोग पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन देते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करके उनको ऐसा लगता है जो भी आपने रीज़न जस्टिफाई कर रखा है वो उनको प्रॉपर नहीं लगता है। जैसे आप जो आपका कवर लेटर होता है, कवर लेटर में आप मेंशन करना चाहते हैं कि आप क्यों जाते हैं, आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, तो उनको जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं लगती, उनको ऐसा लगता है, उनको डाउट होता है आपके केस में, तो तभी पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन दे देते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊंगा कि अगर आपको पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन आता है तो आप इसको ओवरकम कैसे करें, उसके बाद आप फाइलिंग कैसे करें। जैसे आप अगर 14 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आएगा और पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन होगा तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक कोर्ट में जा सकते हैं। आप कोर्ट में एफिडेविट बना सकते हैं, उसमें एक नोटरी आपको साइन करनी होगी। 100 नंबर के स्टैम्प पेपर में आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना डिटेल मेंशन करना होता है। आप कहाँ, आपकी एज क्या है, आपके फादर का नाम, और आपके फादर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपको ये मेंशन करना होता है। आपको अपनी एज मेंशन करनी होगी और अपना जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम आपको मेंशन करना होगा कि आप कहाँ काम करने जा रहे हैं, क्या कैपेसिटी में आप काम करने जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद जो आपका करंट एड्रेस है वो मेंशन करना होगा। उसके बाद जो पहले आपको कंपनी का एड्रेस मेंशन करना होगा, उसके बाद अपना करंट एड्रेस मेंशन करना होगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो उसमें आपको फ्यू पॉइंट मेंशन करने होंगे कि जैसे आप बताएंगे कि आप इंडिया, आप वहाँ पे कितने से आपको, फिर उसके बाद 3-4 पॉइंट में आपको नोट डाउन करना है कैसे कैसे काम करना है। मैं आपको बताता हूँ। पहले पॉइंट में आप मेंशन करेंगे कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी प्रोफाइल में आप काम बताएंगे कि अपने बारे में बताएंगे कि आप कितने साल की उम्र के हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि आई एम मैरिड एंड आई हैव अ चाइल्ड। ये आप मेंशन कर सकते हैं। वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, आपको मेंशन करना होगी। जैसे आप अपने आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी शादी हो गई है, और आप अपने बता सकते हैं कि मेरा एक बच्चा है, बच्ची है, जो भी आप मेंशन कर सकते हैं उसमें अगर आपके बच्चे हैं तो। और उसके बाद जैसे ही आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी होम कंट्री इंडिया पर आ जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कुछ काम है, जैसे आप बिज़नेस है आपका यहाँ पर, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका फैमिली बिजनेस है, 1 साल के बाद जैसे ही मेरा वर्क परमिट ख़त्म होगा तो मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा। इसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप मैरिड नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी फैमिली इधर ही रहती है, आप ओनली आप उनके ओनली चाइल्ड हैं, कि मतलब आपके कुछ टाइम बाद आप मेंशन कर सकते हैं कि उनकी देखरेख करने के लिए आपको इंडिया में वापस ही आना पड़ेगा। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि यू आर द ओनली चाइल्ड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट आई विल गेट बैक टू माई कंट्री। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता हूँ क्या मेंशन करना है। ये 3 चीज़ तो आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करके उसमें अटेस्टेशन कर सकते हैं। जो SDM से अटेस्टेशन होता है, जो नोटरी होती है, आपका पूरा वहाँ पर को बना देंगे अगर आप एक कोर्ट में जाते हैं तो। इसके अलावा आपका जो एक अपील लेटर होता है, अगर आपका जैसे ही रिजेक्शन आ जाता है तो आपका जो एजेंट है, एजेंट आपके एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करेगा, और जो आपका एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर एम्बेसी में एक ईमेल भेजता है कि वो गारंटी लेता है कि आपको यहाँ पर वो हायर कर रहा है इस प्रोसेस में, और आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। और इसको आपको क्या करना है कि 14 डेज़ बाद आपको वहाँ, अब जो जैसे आपका रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आने के बाद आप 5-6 दिन के अंदर या 14 डेज़ के अंदर, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको अपील के लिए फाइल करना पड़ता है। उसमें आपको वहाँ पर को बुलाते हैं वो लोग। आप वहाँ जा सकते हैं। 14 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पर को जाना है, और आपको जो डिटेल्स मेंशन करनी है मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लेके जाना है। एक तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर लेके जाना है, और आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और जो एक ईमेल आपको वहाँ से जो आपके एम्प्लॉयर ने उनको भेज रखा है, वो एक ईमेल आपको भी भेजेंगे, आप उसको ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको नया कवर लेटर सबमिट करना पड़ता है। नया कवर लेटर के साथ आप जो आपका एफिडेविट आपने बना रखा है इसको भी अटैच करेंगे, और आप वहाँ पर वो सबमिट कर देंगे। और इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और होता है, जो आपने अपॉइंटमेंट ली होती है, आपको जो जो पहले आपने अपॉइंटमेंट ले रखी होती है, वो वाला लेटर भी आपको शो करना है इसमें। आप शो करते हैं तो फिर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 3 से 6 दिन के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, वो आपको बुलाएंगे। 14 डेज़ का मैक्सिमम टाइम होता है, वैसे मेनली 3 से 6 दिन के अंदर आपको बुला लेते हैं, और फिर आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे।
फिर दोबारा आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह होगी। अगर उनको लगेगा कि वैलिड रीज़न है तो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर उनको लगता है कि फिर भी अगर उनको डाउट होता है तो फिर आपका रिजेक्शन आ जाता है। ये प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार में रिजेक्शन आता है तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपील कर सकते हैं वहाँ पे दोबारा। पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा वीज़ा मिल जाए। बहुत केसेस में होता है, पर इंडिया में ऐसा हो रहा है कि अभी 2-3 महीने से अगर पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन आ रहा तो फिर उसके बाद दोबारा वीज़ा नहीं लग रहा है। अगर आप अपील भी करेंगे तो फिर भी रिजेक्शन नहीं आ रहा, कुछ फ़ायदा नहीं है अभी फॉर अ टाइम बीइंग। पर प्रोसेस चेंज होते रहता है मंथली टू मंथली बेसिस पे, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट आती है। क्या पता अब दोबारा अगर आपका भी अब रिजेक्शन आता है तो आप दोबारा अपील करें और आपको प्रोवाइड कर दिया जाए वीज़ा, ऐसा हो सकता है। जो एम्बेसी के जो रूल्स होते हैं, जैसे कभी वीज़ा मिल रहा है कभी वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर पे डिपेंड करता है। अगर उनको ज़रूरत है, इंडिया से वॉल्यूम कम जा रहा है, तो उस केस में आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। आप एक ही चीज़ आप देखिए, अगर आप एक जॉब के लिए 50 लोग अप्लाई करते हैं और पोजीशन 3 है, तो इसमें भी आपको पता है कि 47 लोगों का रिजेक्शन होगा ही। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर वर्क परमिट वाले केस पे भी है। एक कुछ कोटा आता है हर साल का हर कंट्री के लिए कि इंडिया से इतने लोग लेके जाने हैं, कहीं पाकिस्तान से इतने लोग लेके जाने हैं, तो उतने ही लोगों का होगा। अगर आप जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे पूरा ईयरली बेसिस पर अगर 50 लोगों को उनको इंडिया से लेके जाना है तो कोटा को डिवाइड कर देते हैं। 50 के कोटा को मंथली वाइज डिवाइड होता है वो। मंथली में अगर 10 बंदे उठा रहे हैं इंडिया से तो 10 ही उठाएंगे, क्योंकि फाइलिंग ऐसी हो रही है कि 10 बंदे की रिक्वायरमेंट है। और जो वर्क परमिट वहाँ से इशू हो रखे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इशू कर रही है। और इंडिया में कम से कम मंथली बेसिस में अगर आप देख पाएंगे, अगर कम से कम 40 बंदे भी अप्लाई कर रहे हैं तो 10 ही का तो होगा, 30 बंदे तो रिजेक्शन में जाएंगे ही वापस। ये पूरा प्रोसेस चलता है इन लोगों का। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख ही सकते हैं कि अभी बहुत रिक्वायरमेंट बहुत कम है और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पा रहा। आप चेक कर सकते हैं। ये सिनेरियो फॉलो होता है। क्या पता अभी बाद वाले टाइम पे थोड़ी वैकेंसी बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। उस केस में ज़्यादा वीज़ा इशू करेंगे ये लोग। और इसे डी कैटेगरी है, मेरे को लगता है कि अगर एक बार, और ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आप इस गलत फहमी में ना रहें। अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वर्क परमिट वहाँ से आ जाता है, वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये पूरा एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि अगर उनको आपकी फ़ाइल वैलिड लगती है तो आपको वर्क वीज़ा इशू किया जाएगा। अदरवाइज़ वो वर्क वीज़ा इशू नहीं करते हैं। जो आपका वर्क परमिट वाला पैसा है वो खाली आपका बेकार जाएगा। आप इस चीज़ की श्योरिटी रख लें। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और कुछ और अपडेट आएगा तो मैं इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू गाइस।